नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 29 नवंबर की शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, ये हमारा 26 आपका पेपर होगा और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है, उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। और आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना, पढ़ाई करते रहो मन लगा के। पढ़ाई तो करना बहुत ज़रूरी है, सबसे आसान काम भी है। मुझे लगता है आसपास देखते होंगे जितने भी काम है सबसे आसान है पढ़ाई करना। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कोई दुकानदार किसी वस्तु पर उसकी लागत से 23% अधिक मूल्य अंकित करता है। उसने 2/3 वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा और शेष को अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर उसका कुल लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, सीपी मान लो कि 100। अब 2/3 की बात कर रहा है, यानी कि 2/3 ऐसे लिखेंगे, यानी टोटल वस्तु मान लो 3। टोटल वस्तुएं कितनी थी? 3। मार्क प्राइस उसने क्या रखा? 23% ज्यादा, यानी 123 हो गया। यानी कि अगर टोटल निकालते 3 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाता? 300 रुपये हो जाता। समझ में आ गई बात? अब यहां से देखो, उसने बेचते समय क्या किया है? 2/3, यानी कि 2 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा और बचा हुआ कितना है? एक वस्तु बची है, उसको क्या किया? अंकित मूल्य पर जो होता उसमें 25% छूट दे दी। 25% मतलब 1/4। 4 की चीज उसने एक छूट पर दे दी, तो 3/4 में दे दी। तो यहाँ देखो, ये बना जाके टोटल तुम्हारा सेलिंग प्राइस। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों को सीपी और एसपी का हम रेशियो बना सकते हैं, बना लो। इसमें 3 से डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये कट जाएगा। देखो 3 चौकू 12 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, यहाँ से करेंगे तो ये 100 हो गया। अब नीचे यहाँ देखो, बटे में कितना था? 4 था। इसको खत्म करने के लिए पूरे में 4 का गुणा कर दो, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो 400 हो गया, यहाँ करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 का 41 में करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौक 32 हो गया। प्लस का बचा कितना? केवल 123। इनको जोड़ देंगे, 8 3 11 के एक हासिल लगा, 1 3 हो गया, 3 2 5 हो गया और 3 1 4 हो गया। तो देखो प्रॉफिट कितने का लिया? 51 रुपए का लिया। किस पर? 400 पर। गुणे कर दो, जीरो से जीरो चला गया, यहाँ से करेंगे 12 चौक 48 होता है, यानी कि 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20, आंसर आ गया। अगला सवाल, रवि और सुमित के वेतनों का अनुपात इतना है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात 5:7 हो जाता है। वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा? देखो रवि था और कौन थे? सुमित। 2:3 था। समान वृद्धि हो रही है, यानी कि 5:7 हो गया। इनका देखो डिफरेंस कितना? 3 है। इनका डिफरेंस 4 है, यानी कि बराबर नहीं है। या आप इसका डिफरेंस देखो कितना होता है? 2। यहाँ देखो डिफरेंस कितना है? 1 का, यानी इसी 1 का गुणा कर देते हैं इनमें और 2 का गुणा कर देंगे ऊपर वाले में। तो नया रेशियो क्या बनेगा? 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 एकम 5, 7 एकम 7। अब डिफरेंस देखो, 4 1 5, 6 1 7 हो गया, यानी कि इसी 1 की वैल्यू कितनी दी थी? 5,000 थी। अब वो कह रहा है वृद्धि के बाद सुमित का वेतन कितना होगा। तो देखो सुमित दूसरे वाला था, वृद्धि के बाद 7 हो रहा है अनुपात, यानी 7 की वैल्यू निकालेंगे, 35,000 आंसर आ गया। इतना सिंपल सवाल था। अगला सवाल करते हैं। देखो ये दिया गया था 3p बराबर 4q, 3q बराबर 5r, यानी कि p/q यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 4/3। यहाँ से q बटे r क्या लिख सकते हैं? 5/। अब देखो q दोनों जगह समान कर लो, यहाँ पर कर देंगे 5 का गुणा, 5 का गुणा, यहाँ कर देंगे 3 का गुणा, यहाँ पर 3 का गुणा। तो देखो नया रेशियो क्या आ जाएगा? p/q/r में कितना? 5 चौको 20 हो गया, 5 3 15 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया। तो देखो P और R का पूछा था, यानी कि 20 और अनुपात 9 हो जाएगा। अगला सवाल, वस्तु को 1850 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1600 में बेचने पर मिले लाभ का 2 गुना है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होता है? सिंपल सवाल है। मान लो देखो x होगा लागत मूल्य, प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 1850 माइनस x हो गया। अब 1600 में बेच रहा है, उस पर भी प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि इस प्रॉफिट का कितना है? 2 गुना है बस। तो 1850 माइनस का x बराबर 32 हो गया, माइनस का 2x हो गया। इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, 0 हो गया, 10 से 5 गया 5 बचा, 11 से 8 गया 3 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा, यानी x बराबर कितना आ गया? 1350। यही तो आंसर था। अगला सवाल, एक आयताकार आंगन में इतने फीट लंबा और इतने फीट चौड़ा इसमें समान आकार के वर्गाकार टाइल बिछाई जानी है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे बड़ी टाइल की कोर की लंबाई कितनी हो? देखो कुछ नहीं, इसका निकाल लो, क्या एचसीएफ निकालना होगा बस। सिंपल सी बात है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखो एचसीएफ 16 से कटेगा 1017, बिल्कुल नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा 1017, नहीं कटेगा। 10 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो आंसर क्या हो गया? 3 हो गया। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? तो ऐसे चेक कर लिया करो। तो देखो यहाँ से करेंगे 3 तिरका 9 हो गया, 1 बचा, 3 तिरका 9, 2 बचा, 3 ने 27 गुणे हो गया 3। यहाँ से करेंगे तो 3 तिरका 9 हो गया, 1 बचा, ठीक है। फिर 3 तिरका 9, फिर 1 बचा, 3 चौकू 12 हो गया।
तो गुणे हो गया 3। अब यहाँ देखो 334 339 में कुछ कॉमन आ रहा? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो ना इसमें 3 का मल्टीपल है, इसमें 3 का है, लेकिन जो हम 3 मिला वो निकाल चुके, यही तो आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए सिंप्लीफिकेशन सवाल है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट पकड़ते हैं, तो 2 तियाँ 6 4 तियाँ 12 आ गया। इसको करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ से देखो ये वाला ब्रैकेट है ना, ये अलग सेपरेट ब्रैकेट है, तो कितना हो जाएगा -10। यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि -20 प्लस का 2, ये हो गया। गुणे में कितना है 9 और माइनस में 5 है। 20 से 2 गया 18 हो जाएगा, -18 ने में कितना हो गया 162, वो भी माइनस का 5, यानी कि -167 आंसर। अगला सवाल, एक ट्रेन 3.5 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से और फिर 2/1/2 तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती 6 घंटे में कितनी दूरी चली? देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा और कुछ नहीं दिया गया। तो देखो 3.5 में गुणे कर दो 40 का, तो कितना आ जाएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 3 12 2 14 हो गया। 2.5 में गुणे कर दो 60 के, तो देखो 6 पंजे 30 हो गया, 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया। 0 5 4 9 और 1 1 2 290 किलोमीटर। अगला सवाल, ए बी का 15% है जबकि बी सी का 12% है। यदि सी बराबर इतना है तो ए प्लस बी कितना हो? देखो बी बराबर कितना हो जाएगा? 1200 का 12% हो जाएगा, समझना बात को। और ए है बी का 15%, यानी ए बराबर हो जाएगा बी का 15%, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई? 1200 गुणे 12 बटे हो गया, तो इसका कर देंगे 15%। ये हो गई किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू हो गई। समझ में आ गई बात? ए प्लस बी निकालना था, यानी कि यहाँ से देखो 144 हो गया, यहाँ से करेंगे ये 2 जीरो चले गए, 4 तियाँ 12 हो गया, या 5 से काट दे वैसे, चलो 25 कर दो, 5 तियाँ 15 हो गया, 5 25 हो गया, तो 3 तिरका 9 हो गया, 12 ने में 108/5 कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 5 छक्के 30 हो गया। क्या करें? इनको जोड़ देंगे, यानी 144 में 21.6 जोड़ दो, 6 हो गया, और 4 1 5 हो गया, 4 2 6 हो गया, 165.6 आंसर आ जाएगा दूसरा। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 7,000 की धनराशि के लिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली 20% ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखो अर्धवार्षिक मतलब 6-6 महीने का, तो देखो 1.5 वर्ष में कितने महीने होंगे? 18, ठीक है। तो 6-6 महीने के कितनी स्लैब बनेंगे? 3 स्लैब बनेंगे, ये ध्यान रखना। 20% रेट कितनी होगी? डिवाइड करेंगे 2, तो आधी हो जाएगी, यानी कि 10%। कुछ नहीं, सिंपल बचा ना। देखो 10% की 3 साल की इफेक्टिव रेट हमें नहीं लगता किसी को पता ना होगा, 33.1%, यानी इसी यही तो निकालना था 7,000 का। बस ये चला गया, ये जीरो इससे पॉइंट से चला गया, 7 एकम 7 7 21 7 21 हो, तो 23 हो गया, 23-17 आंसर हो गया। अगला सवाल, एक समृद्ध बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात इतना है। यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 187 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई कितनी हुई? देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का? 2πr/h। आयतन कितना होता है? πr²h, क्योंकि सेम होती है h, तो 4 बटे हो गया 5। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h + r बराबर दिया है 187। हाइट हमें बतानी थी, और तो थोड़ी ना कुछ डाउट था, ये तो इससे चला गया, एक आर से एक आर चली गई, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया, तो आर बराबर कितना आ गया? 5/2 आ गया, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे 5/2 प्लस h प्लस 5/2 बराबर हो गया 187। तो देखो 11 दूनी 22 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, 7 बच गया, 11 सत्ते 77 हो गया। तो देखो बहुआ क्या है, यहाँ से ये दो को दो दो काट दो, सिंपल सी बात है, ये दो यहाँ से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ 2h हो गया। बचा कितना? 5/7, 2h प्लस 5 बराबर हो गया 17। देखो 17 सत्ते कितना हो गया? 119। 2h प्लस 5 बराबर 119 बटे हो गया 5, तो 5 दूनी 10 करेंगे, बचा 1 हो गया, 5 तियाँ 15 हो गया, 4 बचा, 5 अट्ठे 40 हो गया। 5 इसमें से घटा देंगे तो कितना हो गया? 18.8 हो गया, यानी 2h बराबर हो गया 18.8। काट देंगे, h बराबर 2 ने में 18 2 चौकू 8, 9.4 हाइट आ गई इसकी। देखो इसमें सबसे चीज़ क्या फॉलो करनी होती है? केवल फार्मूले, अगर फार्मूले आपको याद है ना तो सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन तो देखो हर सवाल में चाहिए, कैलकुलेशन जिसकी फास्ट है वो तो लीड अप करके निकलेगा ही आगे, तो उस पर प्रैक्टिस करो। देखो एक दिन में नहीं आना है कि सवाल तो एक दिन में सीख सकते हो, कैलकुलेशन में टाइम लगता है। अगला सवाल, 108 और 198 का महत्तम समावर्त कितना होगा? देखो सरल है, कितना सरल है, सभी को दिख रहा होगा। देखो एक तो 12 ने में 108 सबके दिमाग में आया होगा, बाकी सरल क्या बचता है? 18 18 छक्का कितना हो गया? 108 हो गया, तो 18 एकम 18 18 एकम 18 हो गया। देखो 6 11 में कुछ कॉमन बचता? कुछ नहीं बचता, तो आंसर क्या हो गया? 18। अगला सवाल,
8 सदस्यों की टीम ने एक निशानेबाजी की प्रतियोगिता में भागीदारी की। सबसे ज्यादा स्कोर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को 82 अंक मिले। यदि उसे 90 अंक मिले होते तो पूरी टीम के स्कोर को मतलब औसत 84 हो जाता। पूरी टीम को कुल मिलाकर कितना स्कोर प्राप्त हुआ? देखो कितना सिंपल है, 8 गुणे 84 कर दो, ठीक है, टोटल आ जाएगा 82 से। देखो कितना कम मिला, 8 कम मिला, माइनस का 8 कर दे, 8 चौक 32 हो गया, यहाँ से लगाती ना 8 64 और 3 67 माइनस 8 हो गया, यानी 664। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन का फिर से आ गया। सबसे पहले ऑफ सॉल्व कर दें तो 18 डिवाइड बाई 92 बटे हो जाएगा 8 दूनी 16, प्लस का 4 तीन 12, 12 और 13 बटे 4 हो गया, 4 चौकू 16 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तीन 12 हो गया, यानी 18 डिवाइड बाई 23 प्लस 13, 3 3 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, बटे कितना हो गया 4 हो गया, 4 ने 36 हो गया, 9 डिवाइड कर देंगे 9 दूनी 18, 2 आंसर आ गया। अगला सवाल, ए और बी एक साथ मिलकर कार्य का 1/5 भाग इतने दिनों में पूरा करते हैं। अकेले ए इस कार्य को 3/4 भाग 30 दिनों में पूरा कर सकता है। समूचे कार्य को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा? देखो सिंपल सी बात है, ए प्लस बी कर रहा था साथ में, 1/5 भाग कर रहा था, यानी कि पूरा भाग 5 था, उसका हिस्सा 1, यानी 1 भाग 5 को 20, 20 और 4 24/5 दिन में कर रहा था। पूरा भाग कितने दिन में करता? 24 दिन में करता। समझ गए? एक की वैल्यू ये थी, 5 की वैल्यू निकाल ली, यानी कि हम लिख सकते हैं ए प्लस बी मिलकर टोटल काम 24 दिनों में करते। इसी तरीके से ए का निकाल लो, 3 भाग कर रहा था 30 दिन में, तो 4 भाग कितने दिन में करेगा? 40 दिन में, यानी ए का कितना आ गया? 40 आ गया। एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क आ गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, यानी ए की इफिशियंसी 3 है। किसकी? ए की इफिशियंसी 3 है, तो बी की इफिशियंसी कितनी होगी? यहाँ से कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है, तो टोटल 5 थी ना, इसलिए 2 आ गई। अब किसका? समूचे कार्य को बी को अकेले करना है, यानी 120/2 कर दें, यानी कि 60 दिन आंसर आ गया। और क्या लोगे सवाल में? इतना सरल तो सवाल था। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 22 पुरुष किसी कार्य को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को इतने दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? सिंपल सवाल है, फार्मूला पढ़ा है ना, M1D1 × T1/W1 बराबर हो गया M2D2T2/W2। देखो वर्क तो सेम है तो कैंसिल आउट हो गया। 22 पुरुष है, डे कितने? 7 दूनी 14, 1 15/2 बराबर 5 दूनी 10, 11/2 इंटू कर दो एक्स, ये हमें निकालना। तो 11 दूनी 22 हो गया, यानी 15 दूनी 30 दिन लगेंगे। सिंपल सवाल था ना। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं के वर्गों का औसत इतना है, दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो अच्छा सवाल है, इसे नोट डाउन कर लेना। देखो संख्याएं हम मान लेते हैं, तो एक एक्स होगी तो एक्स प्लस 2 होगी, क्योंकि इवन नंबर प्लस 2 करने के बाद ही मिलता है। इनका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 4x अपॉन कर देंगे, कितना? 2 नंबर थे 2 से, तो 170 हो गया। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2x होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का 2x बराबर 170। या तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 168। 168 के हमें फैक्टर करने होंगे, ऐसे फैक्टर की मतलब जोड़ने पर या घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर -168 आ जाए। तो देखो यहाँ से करेंगे, 4 से कर लो, तो 4 चौकू 16, 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 7 छक्का 42 हो गया। इसको कर लो 3 दूनी 6, यानी कि 4 तीन 12 और 7 दूनी 14, ये फैक्टर मिल गए। यानी कि 14 रहा होगा तुम्हारा प्लस का और 12 रहा होगा माइनस। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, फिर क्या करते हैं? साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि ये -14 हो गया, ये प्लस का 12, और जो इसके कॉफिशिएंट में होता है यहाँ पर 1 है, तो उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया? प्लस का 12 ले लेंगे, ठीक है, माइनस का छोड़ देंगे, तो x बराबर आ गया कितना? 12। हमें क्या निकाला था? इन दोनों का एवरेज, यानी x प्लस 2/2। तो देखो यहाँ से क्या निकालना था? x + 1, यानी 12 1 13 आंसर आ जाता। तो देखो हर मेथड पता होना चाहिए, ट्रिक के पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसे फार्मूले भी कैसे बनते वो भी पता होना चाहिए। तो हर चीज़ पे काम करना पड़ेगा, तभी आप पूरे 50 में से 50 नंबर ला पाएंगे। तो किसी भी मतलब फुल मार्क्स लाने हैं ना, जैसे जिसमें जितने नंबर का पेपर होता है, अगर उसमें फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको हर रास्ता पता होना चाहिए। अगला सवाल, जब 6, 12, 18 और 28 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का अनुपात में होती है। देखो कुछ नहीं, 6, 12, 18 और 28 समानुपात में हमने इनका बताया भी था। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 6। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 10। ठीक है, यहाँ से अनुपात बनाते 2 3 6, 2 पंजे 10 हो गया। 5 का गुणा इसमें करते हैं 30 हो गया, 3 का गुणा इसमें करते हैं 18 3 54 हो गया, बटे कितना? इनका डिफरेंस कर देते हैं, यानी 5 से 3 गया
तो हो गया, यानी कि यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27। 27 और 15 का डिफरेंस कितना हो गया 12 का। ठीक है, संख्या कौन सी रहेगी 12। यहाँ कर देते हैं 12 पंजे 60, 60 और 6 66 हो गया, और 12 से 1 गया 11 हो गया, तो 11 छक्का 66, 6:1 आंसर आ गया। समझ गए ना कि ट्रिक क्या थी। देखो अगर ट्रिक को लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते, जैसे A B C D नंबर थे, देखो जोड़ा जाता घटाया जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या पूछा जा रहा है, वो छोड़ दो। इन दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं A-B, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं C-D। इनका हम रेशियो इजी करके बनाते हैं, फिर रेशियो इजी किया तो मान लो XY आ गया, फिर गुणा करते हैं AY, फिर गुणा करते हैं इसका इसमें, तो CX हो गया, मॉड लगा देते हैं इसमें जो भी आए, अपॉन में क्या करते हैं इनका डिफरेंस यानी X-Y। समझ में आ गई, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी कि जोड़ने पर समानुपात हो रहा है या घटाने पर, जो भी हो वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये सवाल ऐसा नहीं है कि एक बार में आप सीख जाएं, इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम 10-15 बार प्रैक्टिस करो, और इस तरीके के जितने सवाल मिले सारे लगा दो। अगला सवाल करते हैं। 8100 की धनराशि पर 6 महीने के लिए वार्षिक 20% की ब्याज दर से त्रैमासिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, त्रैमासिक हो रहा है और 6 महीने की बात कर रहा है, यानी 6 महीने में कितने, एक स्लैब 2 स्लैब, 3-3 महीने की कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो देखो 12 महीने की रेट कितनी थी 20%, तो 3 महीने की इसका कितना हो रहा है 1/4, इसका भी 1/4 कर दो, यानी कितना आ गया 5% आ गया। इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं, तो इफेक्टिव रेट का सभी को फार्मूला पता नहीं, पता है फिर से लिख लो, कितनी बार बता चुका हूँ। तो 5-5 10 हो गया, 10 दशमलव कितना 25 आ जाएगा इफेक्टिव रेट, यानी कि 8100 का 10.25 हमें इतना निकालना। तो ये यहाँ से हटा देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट गया, यहाँ से करेंगे 25 चौकू 100, 25 से कम 25, 25 चौकू 100 हो गया। तो देखो 81 41 का गुणा करेंगे, 1 हो गया, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 4 12 2 हो गया, यहाँ से लगा 1, 8 चौक 32, 1 33/4 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 8 32 हो गया, 1 बचा 4 3 12, भाग जाएगा नहीं, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 830.25 आंसर आ गया। अगला सवाल। एक दुकानदार के पास कुछ सेब हैं जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं, शेष बढ़िया सेबों में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेब बचते हैं, उसके पास आरंभ में कितने सेब, देखो 100 थे, ठीक है 15% खराब हो गए ना, तो बचे कितने उसके पास 85%। ठीक है 90% बेच दिए हैं उसने, बचे कितने होंगे 10%, उसके बाद इसी की वैल्यू कितनी थी 34 थी, यानी कि 100 की वैल्यू हमें निकालनी। तो देखो जो कट रहा हो काट दो, 5 एकम 5 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 हो गया, 17 दूनी 34 हो गया, 2 दूनी 4, यानी कि उसके पास शुरू में कितने सेब थे 400 सेब थे। 100 की वैल्यू निकाली है यहाँ से। ठीक है, या तो यहाँ पर कुछ मान लेते एक्स मान लेते तब निकाल लेते। अगला सवाल करते हैं। मधु ने एक घड़ी को 12% के लाभ पर बेचा, यदि उसने इसे 28.80 अधिक में बेचा होता तो उसे 18.4% का लाभ प्राप्त होता, घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो 12% एक तरफ था 18.4, इनमें दोनों में डिफरेंस कितना है 6.4 का, इसी की वैल्यू दी थी 28.8, हमें निकालना क्या था क्रय मूल्य, यानी 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 28.8 बटे 6.4 गुणे कर दो 100। ठीक है, यहाँ से जीरो से ये जीरो चला गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 9 72 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 450 आंसर आ गया। अगला सवाल। 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के विमाओं वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। इतना सरल सवाल, हमें क्या करना था डायगोनल का फार्मूला लगाना था, यानी क्या होता है एल स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। तो एड कर दो, 16 16 256 हो गया, प्लस का 144 हो गया, प्लस का 100 हो गया, रूट में ले लो, 6 4 10 की जीरो यहाँ से लगा, 1 6 4 10 की जीरो यहाँ से लगा, 1 हो गया, और ये हो गया 3 2 5। ठीक है, 5 गुणे 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा रूट 5, आंसर आ गया। अगला सवाल। स्थान बी पर जाने के लिए विष्णु स्थान ए से सुबह 10 बजे चलता है और स्थान ए पर जाने के लिए सुदीप स्थान बी से दोपहर 2 बजे चलता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी इतनी है, यदि विष्णु की चाल इतनी है और सुदीप की चाल इतनी है, तो वे एक दूसरे को किस समय मिलेंगे। देखो सिंपल सी बात है, पहले यहाँ से देखो, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 556 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो एक ए था और एक बी था, एक की चाल थी कितनी 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और कै बजे चल रहा था 10 बजे चल रहा। दूसरे की चाल कितनी थी 55 किलोमीटर प्रति घंटा,
और कै बजे चल रहा था 2 बजे। तो यहाँ से देखो 10 बजे जो चला था पहला वाला, 2 बजे से कितना टाइम चल लिया होगा, यानी कि 4 घंटे। 4 घंटे में उसने दूरी कितनी चल ली, 4 घंटे में उसने दूरी चल ली इतनी, यानी कि 168। ठीक है, समझ गए बात, नहीं समझ गए? तो यहाँ से देखो बची कितनी दूरी, 556 माइनस का 168, इतनी दूरी बची। 16 से 8 गया 8 बचा, 14 से 6 गया 8 बचा, और 4 से 1 गया 3, यानी इतनी डिस्टेंस अभी बची हुई है। अब ये डिस्टेंस देखो, दोनों एक ही टाइम पे पहुंच गए, 2-2 बजे अब दोनों लोग चलना शुरू करेंगे। एक तरीके से ये मान लो कि ये 2 बजे यहाँ पर पहुंच गया ए वाला, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आ। अब दोनों का देखो कै बजे वो मिलेंगे, तो 388 डिस्टेंस कवर करेंगे, दोनों एक तरफ आ रहे हैं ना एक दूसरे की, तो चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 4255, 50, 40, 90, 97 हो गए। देखो ये कई बार जा रहा, पूरा पूरा 4 घंटे, यानी कि 2 बजे के बाद वो 4 घंटे और लगेंगे तो एक दूसरे को मिल जाएंगे, यानी कि 2 बजे के बाद 4 और घंटे जोड़ दो, 6 बजे मिल जाएंगे ना। समझ गए बात? अगला सवाल करते हैं। मनीष किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 44% अधिक के अंकित मूल्य पर बेचता है। यदि वह 27.5% की छूट देता है तो उसके लाभ या हानि परसेंट में गणना कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, सीपी मानो 100 और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 44% अधिक, यानी मार्क प्राइस हो गया 144। इस पर वो छूट पर बेच रहा है, यानी कि कितनी छूट पर बेच रहा है, 144 से 27.5% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 में से पूरा 28 घटाओ तो 72, यानी 72.5% में वो चीज बेच रहा है। समझ में आ गई बात? ये हटा देंगे नीचे आ जाएगा, यानी कि 25 दूनी 50 हो गया, बचा कितना 22, 25 ने में 225, 25 चौकू हो गया 100, 4 एकम 4 हो गया, 4 तियां 12 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। ठीक है, और कुछ कट सकता है, कट जाएगा बिल्कुल, यहाँ से कर देंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। इधर कितना आ जाएगा, 18 ने में 162 होता है, यहाँ से लगा 16, 18 दूनी 36, 36 और 6 हो गया 42, 42 और 10 52 हो गया। समझ में आ गई बात की नहीं आई? यहाँ से 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5 हो गया, भाग जाएगा नहीं, 5 चौकू 20, 2 बचा, फिर पॉइंट लगाया 5 चौकू 20, यानी कि 100 की चीज इतने में बेची गई, फायदा कितना लिया गया, 4.4%। अगला सवाल, 4500 की धनराशि कितनी साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाए? कितना सिंपल सा सवाल है। तो यहाँ से देखो ब्याज कितना मिला, 4500 में 500 जोड़ेंगे 5000 हो गया, यानी 310 और, यानी 810 का ब्याज मिला। और कितने प्रिंसिपल था, 4500। 3 वर्ष में हमें निकालनी क्या थी, रेट निकालनी थी भैया, बस। ठीक है ना, समझ में आ गई? 3 से काट दो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। अभी भी नहीं समझ में आई और समझ लो, ठीक है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो गया, 3 नैन 27 हो गया, 15 छक्का 90, यानी आर बराबर आ गया 6%। अगला सवाल, फ्लैटों में से प्रत्येक का मूल्य 60 लाख था। एक बिल्डर ने 1/3 फ्लैटों को 15% के लाभ पर, 1/6 फ्लैटों को 6% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे शेष फ्लैटों को बेचने के बाद 10% की शुद्ध हानि हुई तो शेष फ्लैटों में उसकी हानि का परसेंटेज क्या था? देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ से 60 लाख हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना, इसकी कोई जरूरत नहीं। हमने मान लिया 6 फ्लैटों का मूल्य था 600 रुपये, तो एक फ्लैट का मूल्य कितना होगा, 100 रुपये होगा। समझ में आ गई बात? अब कह रहा है 1/3 फ्लैट, टोटल कितने थे 6, 1/3 करेंगे यानी कि 2 फ्लैट का मूल्य 200 रुपये हो गया, उस पर 15% का लाभ लिया, यानी कि ये क्या है, प्रॉफिट। फिर 1/6, यानी कि 1/6, 6 का 1/6 1 हो गया, इसका मूल्य कितना हो गया, इतना हो गया, 6% की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, ये क्या हो रहा है, लॉस। अब कह रहा है बचे कितना, 2 1 3 हो गया, 3 बचे, 3 पर कितने परसेंट हानि या प्रॉफिट करें कि टोटल हमें 10% की शुद्ध हानि हो, यानी कि 600 पर 10% की हानि हो, ये कह रहा है वो। तो कितने रुपए की हानि होनी चाहिए, 60 रुपए की टोटल हानि चाहिए। तो यहाँ से देखो 15 दूनी 30 तो प्रॉफिट हो गया, ये देखो यहाँ से कितना हो गया, लॉस हो गया, यानी कि 30 माइनस 6, इसको अभी छोड़ दो, यहाँ पर 60 था वो भी लॉस का, समझना बात को। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, 24, यानी कि टोटल तो हमें लॉस हो रहा है 60 का, तो ये प्रॉफिट वाला भी चला गया ना उसी में, यानी कि टोटल उसे लॉस हुआ है 60 प्लस 24, यानी 6 और 6 और 6 तो 8, 84 रुपए का। कैसे हुआ देखो समझो, हमें टोटल लॉस शॉर्ट चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये 24 भी चला गया होगा, उसी के साथ उड़ गया भाई। उसको जो प्रॉफिट हो रहा था वो भी इस तीसरे ने, इसने क्या किया, वो 24 रुपए भी लॉस कर दिए, और उसके बाद
उसके बाद ये 60 रुपये उसने और घाटा खाया होगा, यानी कि टोटल 84 रुपये इसने घाटा खाया। तो यहाँ से देखो 3 × 100 × x/100 बराबर वैल्यू हो गई 84। तो यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 100 से 100 कट गया, x बराबर 28 पर। मेरे हिसाब से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखो वीडियो। देखो यहाँ पर समझो बात को, 60 रुपये लॉस चाहिए। अब तुम समझ लो कोई चीज़ है तुम्हारे पास, तुमने उसे 24 रुपये फ़ायदा लिया, उसके बाद फिर तुम मार्केट गए, तुम्हें 60 रुपये का लॉस हो गया, यानी कि जो प्रॉफिट वाली चीज़ थी वो भी तुम उसी में दे बैठे, और 60 रुपये अलग से हो गए, यानी कि टोटल जोड़ोगे ना कि हमें इतना लॉस हो गया, यही तो करोगे ना कि, या फिर ये करो प्रॉफिट हो गया तो मेरे पास ही है, वो तो भाई चला गया ना, तो 60 में 60 और चला गया तुम्हारा, तो टोटल प्रॉफिट करेंगे, टोटल लॉस करेंगे, सॉरी। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना, वीडियो दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। चलिए 29 नवंबर की शिफ्ट 2 कंप्लीट हो गई है, और आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छी चल रही है ना, पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, थोड़ा टाइम लग रहा है किसी वजह से, बाकी पीडीएफ मैं अपलोड करना शुरू कर दूंगा, और आप लोग पढ़ते रहिए मन से। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।